मैं धर्मेंद्र आप सभी को मगध के उत्कर्ष की कहानी बता रहा था, आपको सुना रहा था इतिहास में मगध का उत्कर्ष किस प्रकार 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद बने, 16 महाजनपद बने और उसमें भी मगध महाजनपद की श्रेष्ठता किस प्रकार 15 महाजनपद पर शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत हर्यक वंश ने की थी। और हर्यक वंश का कार्यकाल जो था 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक था। और 412 ईसा पूर्व में जिस दूसरे वंश की कहानी शुरू होती है उस वंश का नाम था शिशुनाग। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग के बाद इस दायित्व को किसने निर्वहन किया? मगध की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला वो था कालाशोक था। इस शिशुनाग वंश के बारे में जानकारी हमको कैसे मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ से, जैन ग्रंथ से और क्या फिर आपके पुराण से जानकारी मिलती है। या यूं कहिए कि मौर्य वंश के पहले अगर हमको मगध के बारे में जानकारी चाहिए, चाहे बाकी किसी राजनीतिक चीज की जानकारी चाहिए, तो हमको पूरी तरह किस पर निर्भर होना पड़ता है? यानी कि मगध के उत्कर्ष के लिए किस पर निर्भर होना पड़ता है? बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और पुराण, यही हमको जानकारी देते हैं। मौर्य वंश आता है तो हालांकि स्थिति बदल सी जाती है, तमाम सारे साहित्यिक स्रोत की प्रचुरता हो जाती है, यूनानी इतिहासकार मिलने लगते हैं, अशोक आता है तो फिर अभिलेख मिलने लगते हैं। खैर, जब इस चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो बौद्ध ग्रंथ से और जैन ग्रंथ से और पुराणों से इस शिशुनाग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। महावंश क्या कहता है? महावंश कहता है कि शिशुनाग किस जाति का था? तो ये लिच्छवी नरेश की वेश्या पत्नी से उत्पन्न संतान था। यानी कि बौद्ध ग्रंथ महावंश था कहता है कि लिच्छवी नरेश की वेश्या पत्नी से शिशुनाग उत्पन्न हुआ था, यानी कि निम्न कुल का था। लेकिन पुराण इसे क्या बताते हैं? पुराण इसे क्षत्रिय बताते हैं। पुराण इसे क्षत्रिय बताते हैं, यानी कि ये क्षत्रिय जाति से था, क्षत्रिय जाति से था। कंट्रोवर्सी थी। फिलहाल जो चीजें हैं मैंने बता दिया आपको। शिशुनाग कब राजा बना? यानी कि 412 ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 1394, यानी कि 18-19 साल तक ये क्या था? राजा था मगध का। इसकी उपलब्धि क्या थी? इसकी उपलब्धि ये थी कि इसने क्या किया था? अवंती जैसे राज्य को, अवंती जिसे अजात शत्रु जैसा विजेता भी अपने राज्य में नहीं मिलाया था, इसने अवंती को मिला लिया। इस पर अवंती का उस समय राजा कौन था? अवंती वर्मन था। अवंती वर्मन था, ठीक है। फिर इसने क्या किया? वत्स को जीता पूरी तरह से। फिर क्या? कौशल को अजात शत्रु कौशल के सिर्फ काशी भाग को ही ले पाया था, लेकिन इसने क्या किया? कौशल को जीत लिया। यानी कि 3 महाजनपद को मगध के झंडे के नीचे ले आया, यानी कि उसको अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि पाटलिपुत्र सही मायने में मगध की राजधानी हो गई। लेकिन क्या किया इसने? पाटलिपुत्र से मगध की राजधानी को हटाकर कहां स्टेब्लिश किया? वैशाली। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग के यही कहते वत्स, कौशल और अवंती को जीतकर मगध की प्रतिष्ठा में वृद्धि किया, वैशाली को राजधानी बनाया। फिर 394 ईसा पूर्व में इसके बाद कौन राजा हुआ? कालाशुक। पुराण इसे क्या बताते हैं? पुराणों में इसे काकवण के नाम से जाना जाता है। काकवण यानी काले रंग का, काकवण हो सकता है ये काला हो, काकवण। इसकी उपलब्धि क्या थी कि इसने फिर से क्या किया था? वैशाली के जगह पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, मगध की राजधानी बनाया वैशाली से पाटलिपुत्र को। और इसके बाद पाटलिपुत्र ही राजधानी रहा। कब तक? गुप्तों के समय तक पाटलिपुत्र राजधानी बना रहा। और फिर दूसरा चीज क्या हुआ? कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगति कब? ठीक 100 साल बाद। पहली कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। दूसरी कब हुई? 383 ईसा पूर्व में।
383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र। तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, जो भी जानकारी मिलती है इन शॉर्ट कि इसने मगध की प्रतिष्ठा में इस वंश ने भी काफी उत्तरोत्तर वृद्धि की थी। काकवर्ण के बाद, कालाशोक के बाद क्या हुआ, तो महाबोधिवंश ग्रंथ है। महाबोधिवंश में जानकारी मिलती है कि काकवर्ण के बाद 22 सालों तक इसके 10 पुत्र शासन करते रहे। 22 साल तक इसके 10 पुत्र। हालांकि ये संभव सा नहीं दिखता है, लेकिन फिर जो जानकारी मिलती है आपको बता दे रहे हैं। 22 वर्ष तक 10 पुत्र शासन करते रहे, यानी कि बहुत कम समय तक। इसके बाद कौन सा वंश आया? नंद वंश आया। तो इसकी जानकारी हम आपको जल्द ही देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।